यूपी बोर्ड क्लास 6 का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 8 है बाग। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न से पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाने हैं। यानी ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न के 4 आंसर दे रखे हैं जिसमें से एक ही आंसर सही है और सही के सामने सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, फलदार वृक्ष होते हैं। जो फलदार वृक्ष कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है अल्पायु होते हैं, दूसरा है दीर्घ आयु होते हैं, तीसरा 1 वर्षीय होते हैं, दूसरा है आखिरी है द्विवर्षीय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, दीर्घ आयु। यानी जो हमारे फलदार वृक्ष होते हैं कैसे होते हैं? दीर्घ आयु वाले होते हैं, उनकी आयु काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, अगर किसी पौधे की आयु के कोई पौधा है, पेड़ पौधा है, तो उसकी आयु के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उसके कितना पुराना है, उसका जो जब उसको हम काटते हैं तो उसके बीच में इस प्रकार से रिंग बनते हैं। ठीक है, वलय बनते हैं। इस वलय के हिसाब से उसके हम आयु के बारे में हम पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बाग के लिए उपयुक्त मृदा होती है। जो हम बाग लगाना है हमको, तो किस मृदा में हम बाग लगाएंगे, जिसके लिए हमारी कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है दोमट मिट्टी, दूसरा है बलुई मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का दोमट मिट्टी। अगर दोमट मिट्टी की बात करते हैं, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और इसका किसके लिए भी है? गेहूँ के लिए भी सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है, मक्का के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है। और साथ ही साथ आपने देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको बाग लगाना है तो बाग के लिए भी सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? हमारी दोमट मिट्टी होती है। लाल जो काली मिट्टी होती है, इसमें एक कपास की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जो कर्नाटक है, जो कि आपकी ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है, ये मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, बहुत उपयोगी होती है। लेकिन यहाँ पे आपको बाग की बात करता है, आप बाग लगाना चाहते हैं तो आप दोमट मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं। जो नर्सरी होता है उसमें पौधे तैयार किए जाते हैं, किस मेथड से, कौन कौन सी विधियाँ हैं, किस विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं? पहला पॉइंट है बीज से तैयार करते हैं, दूसरा तने से, तीसरा है जड़ से या उपयुक्त सभी से। तो आपको पता है जो नर्सरी हमारा होता है वो हम सभी माध्यम से नर्सरी तैयार करते हैं। हम बीजों द्वारा भी तैयार करते हैं, तने द्वारा भी करते हैं, जड़ों द्वारा भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कायकी प्रवर्धन होता है, मुकुलन प्रवर्धन होता है, अलग अलग तरीके से हम उसका प्रवर्धन करते हैं। दाब लगाते हैं हम लोग, ठीक है, दाब लगाते हैं, कलम लगाते हैं। ये सब को हमारे हैं, ये सब पौधे यानी नर्सरी तैयार करने का तरीका होता है। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें से पहला पॉइंट दे रखा है, पहला प्रश्न पूछ रखा है कि शहर के पास की जो भूमि होती है उसमें किस प्रकार के पौधे लगाने चाहिए, किस विधि से पौधे लगाने चाहिए। तो अगर शहर के पास आपकी कोई भूमि है तो उसमें आपको मान लीजिए पौधे लगाने हैं, तो किस प्रकार से पौधे लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे। इसमें आप खष्ट भुजाकार की विधि से आप पौधे लगाएंगे। लेकिन अगर आपको बाग लगाना होता है तो सामान्यतः बाग लगाते हैं तो उसमें आप वर्ग के आकार का लगाएंगे। ठीक है, वर्ग की आकृति में लगाएंगे पौधे, यानी उनकी जो दूरी होनी चाहिए वर्ग के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर शहर के पास आपकी भूमि हो तो वहाँ पे आप खष्ट भुजाकार विधि द्वारा पौधे लगाएंगे। इसमें से 2 है, बाग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ क्या लगाई जाती है? तो बाग की सुरक्षा के लिए हम चारों तरफ क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं। ठीक है, जो कि हम कटीले तार होते हैं या थोड़ी सी दीवारें ऊंची कर देते हैं, या खरपतवार द्वारा हम बाड़ लगाते हैं, बबूल की कटीली झाड़ियाँ किनारे किनारे लगाते हैं। अलग तरीके से कई प्रकार के तरीके हैं जो बाड़ लगाने का। तो आप ध्यान में रखेंगे बाग की सुरक्षा के लिए हम चारों तरफ क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं। इसमें से गा पॉइंट है, बाग लगाने के सबसे प्रचलित जो विधि है कौन सी है? तो बाग लगाने के लिए सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है हमारा वर्गाकार होती है। कैसी होती है? वर्गाकार होती है, वो हमारी सबसे प्रचलित विधि होती है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लगाते होंगे इससे दूरियों पे, फिर ये हमारे वर्गाकार कहती है। ये आप मान लीजिए इसमें पौधे लगा दिए, इसमें लगा दिए, इसमें लगा दिए, ये हमारा क्या है? एक वर्ग की आकृति में लगता है। ये सबसे उपयुक्त विधि यानी सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला यहाँ पे कथन दे रखा है कि बाग लगाने की कंटूर विधि मैदानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। बिल्कुल बात गलत हो जाती है, क्योंकि जो हम बाग लगाते हैं, बाग लगाने में कंटूर विधि जो होती है अक्सर कहाँ पे लगाते हैं? हम पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ लगाते हैं? ये जो हमारे कंटूर विधि होती है पहाड़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है, ये इसलिए मैदानी क्षेत्रों में नहीं लगाई जाती है, तो इसलिए गलत हो जाता है। 2 है, बाग लगाने की वर्गाकार विधि सबसे प्रचलित विधि है। बिल्कुल सही है, जो हमारा बाग लगाने की जो वर्गाकार विधि होती है सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है। पॉइंट नंबर 3 है, बाग लगाने की पंचकोणीय
विधि को पूरक विधि के नाम से जानते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो पूछ रखा है कि बाग लगाने की जो पंचकोड़ी विधि होती है उसको हम पूरक विधि के नाम से भी जानते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य छांटिए। तो पहला यहाँ पे कथन दे रखा है, पौधशाला में मातृ वृक्ष पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। जिस पौधे से हम उसकी टहनी को काट करके दाब लगाते हैं या उसका कलम लगाते हैं, तो जो मातृ वृक्ष होता है, जो मेन वृक्ष होता है, तो पूर्णतः कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। सेकंड है, नर्सरी हेतु क्यारियाँ जमीन से नीची होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल असत्य है। नर्सरी हेतु जो क्यारियाँ होती है वो ज़मीन से नीचे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊँची होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, नर्सरी के लिए मृदा बलुई या बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। बिल्कुल असत्य है। नर्सरी के लिए हम अगर बलुई मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है, कितना हम पानी देंगे और हमारा नर्सरी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। सॉरी, बलुई दोमट भी लिखा है यहाँ पे, तो अच्छा ये सत्य हो जाएगा। दोमट की बात कर लिया इसलिए सत्य। अगर सिर्फ बलुई बोलता तो ये गलत हो जाती, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बलुई दोमट की बात की है, इसलिए बात सत्य है। समवेष्टन क्षेत्र में खादों का रखरखाव होता है। जो समवेष्टन क्षेत्र होते हैं, क्या उसमें खादों का रखरखाव होता है, ये बात बिल्कुल असत्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, बाग लगाने की किस विधि में 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। यदि अगर आप खष्ट भुजाकार विधि से बाग लगाते हैं तो उसमें आप देखेंगे जो 15% पौधे अधिक मात्रा में लगाए जा सकते हैं। इसलिए आप जो हमारा नगर के क्षेत्र यानी कि शहर के पास अगर हम बाग लगाते हैं तो हम उसमें अक्सर खष्ट भुजाकार विधि से लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो पेड़ पौधे की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 15% तक बढ़ जाती है और 15% अधिक पेड़ पौधे हम इसके अंतर्गत लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कंटोर विधि द्वारा पौधे किन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो ऐसा हमने पहले बता दिया था, जो कंटोर विधि होती है वो कहाँ पे लगाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कंटोर विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बाग क्यों लगाते हैं। बाग जो होता है हम क्यों लगाते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है, कि ये सब उत्तर में इसके बारे लिखेंगे। बाग आहार उपलब्ध कराते हैं। पहली बात तो जो हमारे बाग होते हैं आहार उपलब्ध कराते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं तथा प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने वाले होते हैं। इन्हीं कारणों से लोग बाग लगाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पर्यावरण संतुलन बनाना, प्राकृतिक सौंदर्य बनाना। एक और आपको ध्यान में रखना है, जो अगर जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, अगर हमारे रोड के किनारे लगाए जाते हैं, रोडों के किनारे, हाईवे के किनारे लगाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, मफलर का काम करते हैं, मफलर। और ये मफलर का मतलब क्या है कि ये हमारे ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने का कार्य क्या करता है, मफलर करता है। और ये हमारा कहाँ पे लगाया जाता है, अक्सर जो हाईवे होते हैं, हाईवे के किनारे सड़कों पे लगाए जाते हैं। शहर में ध्वनि प्रदूषण कम हो इसके लिए लगाया जाता है और इसको बोला जाता है मफलर। प्रश्न नंबर 8 है, बाग लगाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। उत्तर में लिखेंगे, बाग लगाने की निम्नलिखित विधियाँ हैं। पहला है वर्गाकार विधि से आप लगा सकते हैं, जो कि सबसे प्रचलित विधि है, सबसे प्रचलित विधि मानी जाती है। आयताकार है, त्रिभुजाकार है, पंचकोड़ी विधि है। ठीक है। 5वां है खष्ट भुजाकार विधि, और ये खष्ट भुजाकार जो विधि होती है ये शहरों के आसपास लगाना चाहिए। और कंटूर विधि जो होती है वो हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है। 3 को ध्यान में रखेंगे, एक आप खष्ट भुजाकार, एक कंटूर विधि और एक आप वर्गाकार। ये 3 याद रखेंगे, 3 इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा रहा है कि बाग लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे, बाग लगाने से पहले निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला है, बाग का स्थान चुनते समय सड़क एवं यातायात सुविधा देखनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ध्यान में रखेंगे, उस स्थान की मिट्टी बलुई दोमट या चिकनी हो। थर्ड पॉइंट ध्यान रखेंगे, सिंचाई जल निकास सुविधा हो। चौथा पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जानवरों से नुकसान की संभावना कम हो। ऐसी जगह पे आप बाग लगाएंगे जहाँ पे जानवरों से नुकसान की संभावना बिल्कुल कम हो। और ध्यान में रखेंगे, चयनित स्थान की जलवायु फल वृक्षों के अनुकूल हो। जहाँ पे आप बाग लगाएंगे वहाँ पे ध्यान रखेंगे, चयनित स्थान है वहाँ का जलवायु भी उस अनुकूल होना चाहिए कि वहाँ पे जो फल वृक्ष हों वो आसानी से सीजन में अच्छे तरीके से पक सके और उनका बढ़ावा भी अच्छे तरीके से हो। तो ऐसे जलवायु का भी चयन करना आवश्यक हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 है, फल विपणन की सुविधा हो। फल विपणन की यहाँ की बात करता है, तो यानी कि मार्केटिंग की बात कर रहा है। आप फल को किस तरीके से मार्केट में भेज सकते हैं, मार्केट आपके कितने पास में है, इससे रिलेटेड आपको फल
विपणन यहाँ पे होता है। विपणन का मतलब होता है हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मार्केटिंग, यानी कि फल को मार्केट में कैसे पहुँचाया जाए, ये भी सुविधा होनी चाहिए। ऐसी जगह का आप चुनाव करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, पौधघर यानी नर्सरी से आप क्या समझते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर में लिखेंगे, पौधे बीज, जड़ और तना आदि से तैयार किए जाते हैं। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उन्हें हम पौधघर या नर्सरी के नाम से पुकारते हैं। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पौधघर की आवश्यकता होती है। उद्यान की सफलता के लिए अच्छी नर्सरी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, अगर आपको जो हमारा नर्सरी होता है, नर्सरी की बात करते हैं तो नर्सरी हम कैसे कैसे लगाते हैं। पहली बात तो बीज के पौधे के जो होते हैं बीज से हम नर्सरी लगा सकते हैं, जड़ से लगा सकते हैं, तने से लगा सकते हैं, इससे आदि तरीके से हम नर्सरी तैयार करते हैं। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नर्सरी कहते हैं, या हम पौधशाला के नाम से जानते हैं, पौधघर के नाम से जानते हैं। अच्छी किस्म के अगर पौधे आपको तैयार करना है तो आप कहाँ तैयार कर सकते हैं, वो पौधघर के उस अच्छी किस्म के लिए अगर आपको पौध तैयार करना है तो आप पौधघर में ही तैयार कर सकते हैं। उद्यान की सफलता के लिए नर्सरी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें पूछ रखा है कि एक व्यावसायिक पौधशाला में मुख्यतः कौन कौन से भाग होने चाहिए, वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, एक व्यावसायिक पौधशाला में मात्र पौधों का क्षेत्र अलग होने के साथ साथ निम्नलिखित भाग शामिल होने चाहिए। पहला पॉइंट है बीज की क्यारियाँ यानी सीड बेड, दूसरा है रोपड़ क्यारियाँ गमला क्षेत्र, तीसरा है संवेष्टन क्षेत्र जिसको हम बोलेंगे पैकिंग यार्ड, और चौथा है कार्यालय, और पांचवा है भंडारण, और छठा है मालीगृह, और सातवां है खाद के गड्ढे। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक व्यवसायिक पौधशाले में मात्र पौधों को क्षेत्र से अलग होने के साथ साथ निम्नलिखित भाग ये सब शामिल होने चाहिए। कौन कौन से भाग हैं, ये भागों को आप ध्यान में रखेंगे क्या क्या होना चाहिए। इसके अंतर्गत आपको बीज की क्यारियाँ होनी चाहिए, रोपड़ क्यारियाँ यानी कि गमला वाला क्षेत्र होना चाहिए, संवेष्टन होना चाहिए यानी कि उसको बोलेंगे इंग्लिश में पैकिंग यार्ड, कार्यालय होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, भंडारण होना चाहिए, कहाँ भंडारण करना है, माली घर होना चाहिए, और खाद के गड्ढे अति आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे पूछ रखा है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि बाग लगाने की वर्गाकार विधि एवं त्रिभुजाकार विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अपने बुक में इस आंसर को सचित्र देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, पौध रोपण करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आप पौधरोपण कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां होती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है पौधे रोपण करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। पॉइंट नंबर 1 है पौधों के रोपण से पहले रोपण विधि के अनुसार स्थान चिन्हित कर लेना चाहिए। अगर आप पौधे रोप रहे हैं उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जो रोपण विधि के अनुसार आपको स्थान चिन्हित करना है, किस स्थान पर आप रोपित करेंगे। सेकेंड पॉइंट है औसतन आधा मीटर लंबाई चौड़ाई एवं गहराई के गड्ढे खोदकर तथा इन गड्ढों को गोबर की खाद, बालू, तालाब की मिट्टी आदि मिलाकर भर देना चाहिए। तत्पश्चात इन गड्ढों में ही पौधरोपण करना चाहिए। ध्यान रखना है कि जो हमारी गड्ढे होने चाहिए उसकी लंबाई चौड़ाई आधा मीटर लंबाई, आधा मीटर चौड़ाई और आधी मीटर गहराई वाली गड्ढा होना चाहिए। और गड्ढे को खोद करके इनमें क्या रखना है, इन गड्ढों में गोबर की खाद डाल देनी है, बालू डाल देना है, तालाब की जो मिट्टी होती है उसको डाल देना है और इस सबको मिला करके भर देना चाहिए। और भरने के पश्चात क्या करना है, गड्ढों में पौध का रोपण करना चाहिए। पौधों को गड्ढे के केंद्र में रोपित करना चाहिए। ये ध्यान में रखेंगे जो हमारा पौधा होगा वो गड्ढे के सेंटर में हमेशा होना चाहिए, सेंटर में आप उसको रोपित करेंगे। रोपण करते समय पौधों की पिंडी फूटने ना पाए, परंतु पिंडी में लगी पॉलीथीन को ब्लेड आदि से काटकर सावधानीपूर्वक हटा दें। जब भी आप पौधे रोपित कर रहे हैं, जब नर्सरी से पौधे लेकर आए हैं तो उसमें आप देखते होंगे एक पिंडी होता है, पिंडी के ऊपर से एक पॉलीथीन लगी रहती है। उस ध्यान रखना है कि पिंडी आपको फूटने ना पाए और जब भी रोपित करें। और ध्यान रखें दूसरी पॉइंट यह रहेगा, जो वहाँ पे पॉलीथीन लगी रहती है पॉलीथीन को यानी जो झिल्ली होती है उसको आप ब्लेड से काट करके सावधानीपूर्वक हटाएँ जिससे पिंडी आप टूटे ना। पॉइंट नंबर 5 है पौधों को मिट्टी में पिंडी तक ही दबाना चाहिए। जो पौधों की मिट्टी है वो कहाँ तक दबाना है, सिर्फ जो इतना पिंडी है उतनी अंदर उसको उस पौधे को डालना चाहिए। पौधा किसी भी दशा में रोपण के समय तिरछा ना होने पाए। यदि तना किसी तरह झुक रहा है तो बांस आदि की छड़ी की सहायता से बांध कर सहारा देना चाहिए। ध्यान में रखना है जो हमारा पौधा होता है वो किसी दशा में मुड़ ना झुक ना पाए। अगर तिरछा उर्छा हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, किसी
कोई छड़ी होगा या बाँस होगा उसकी सहायता से आप उसको सीधा करके बांध करके इसको सहारा देंगे, जिससे वो आगे चलकर फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है रोपण के बाद तुरंत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 7 है रोपण वर्षा ऋतु में या फरवरी मार्च में करना चाहिए। आप ध्यान में रखेंगे जो रोपण करेंगे या तो आप वर्षा ऋतु में कर सकते हैं, या आपको ध्यान में रखना है जो फरवरी या मार्च का सीज़न आता है उस सीज़न में आप इसको करेंगे। प्रश्न नंबर 14 है पौधे खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे पौधे खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। पॉइंट नंबर 1 है प्रजाति के अनुसार चुनाव। पौधे विक्रेता एवं नर्सरी मालिक कई प्रकार की प्रजाति के पौधों को एक में मिलाकर बेच देते हैं। जब यह पौधे 10-12 साल बाद फल देते हैं तब उनकी प्रजाति का पता चलता है और पूरा बाग खराब हो जाता है। अतः पौधे खरीदते समय वांछित प्रजाति की पहचान करके ही खरीदें। सेकंड पॉइंट है कलमी पौधों की जगह देसी पौधों का रोपण। पौध विक्रेता देसी पौधे सस्ते होने के कारण कलमी पौधों के साथ देसी पौधों को बेच देते हैं। पौध खरीदते समय तना पर कलियां अथवा ग्राफ्टिंग का चीरा देखकर कलमी पौधे पहचाने जा सकते हैं तथा धोखाधड़ी से बचा सकता है। अगर आपको पहचानना है कौन सा पौधा कलमी है कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे क्या है, जो पौधे होते हैं उसके तने पर क्या होती है, कलिकाएँ होती हैं, कलिकाएँ ध्यान रखना है। अथवा जो ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग का जो चीरा होता है उसको देख कर के आप उसकी पहचान कर सकते हैं और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। और इसी साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।